रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, विशेषज्ञ रक्षा विशेषज्ञ। वही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी हम सीधे रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान जी, आपका रुख करते हुए, कोलंबिया की अब बारी है क्या? जो ट्रंप ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि वेनेजुएला में मादुरो के साथ जो हुआ, कोलंबिया कान खोल करके सुन ले कि अगला नंबर उसका। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप ने ये अपनी डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वो किसी के साथ कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो कानून के हिसाब से मान्य है या नामान्य है। उन्होंने अपनी मर्जी से भारत पर टैरिफ लगा दिया, हम रशिया से तेल ले रहे थे। उसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्शन किए हैं उन्होंने जो कि इसमें डिक्टेटरशिप टाइप के हैं। अभी जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है वो भी डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके लाना, मैं इसको किडनैप ही बोलूंगा, जिस तरह से उसको वहां से उठाया गया है। अपने उसका आपने रेड की और उसको उनको उठा करके इस तरह ले आए जैसे कि आतंकवादी किसी को ले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इतना दिखा दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इन कंडीशंस में जो उन्होंने कोलंबिया को धमकी दी है, तो वो भी एक प्रकार से हो सकता है कल के करें। इसके लिए यदि विश्व में आवाज नहीं उठी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है कि ट्रंप इस बात को भी कर दें। वो सोचेंगे कि शायद मेरा जो एक्शन है पूरे विश्व ने इसको मान लिया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर स्ट्रांगली उठाया जाना चाहिए। और अब समय आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र संघ का दोबारा से पुनर्रचना की जानी चाहिए और उसमें बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, जिससे कि विश्व में इस तरह की हरकतें कोई दोबारा ना कर सके। जी कर्नल कुणाल, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यूएन पर हर किसी की अब नजर टिकी हुई है। हर देश जो ये देखिए कि आर्थिक तौर पर अगर कहे या फिर सैन्य दृष्टिकोण से कहे, अमेरिका से कमतर है। मतलब रशिया और चाइना पर तो अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बाकी अन्य देशों की अगर हम बात कर ले तो मैक्सिको की, अर्जेंटीना की, या फिर हम बात यहाँ कोलंबिया की कर ले, ये सब एक डरे सहमे और इनकी नजर अब यूएन पे है कि यूएन क्या फैसला देगा, यूएन किस तरह से अमेरिका को रोकेगा। अभी रिसेंटली हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बताया है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जे यूएन का जो चार्टर है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इनका दायित्व सब 1945 में यूएन बना था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो अभी नहीं रहा। और पॉलिटिकल चेंज है, इकोनॉमिकल चेंज है। सो वो 5 आदमी से नहीं होगा, 5 देश में से नहीं होगा, उसको बढ़ाना है, ये हमने बताया है। और देयर आर मेनी कंट्रीज जो है अभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। तो ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1945 में था और 5 सिक्योरिटी काउंसिल का आदमी था, वो अभी चेंज करना चाहिए। ये इसी के ऊपर बेस करके ही हम बता रहा है। ये जो ट्रंप अभी नोबेल प्राइज, पीस प्राइज के लिए तड़प रहा था, जो मैंने 7 लड़ाई बंद कर दिया, अभी वो देखा कि अभी लड़ाई शुरू करने में ही उसका कुछ इज्जत बचेगा, नहीं तो उसका इज्जत मट्टी पे। ये अमेरिकन एक फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई प्रेसिडेंट आने में जाने में नहीं होता है। ये जो आपने बताया, जो दादागिरी, अमेरिकन का दादागिरी और यूनाइटेड नेशंस में भी दादागिरी, ये अमेरिका चलता है। क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान लड़ाई शुरू किया है और लड़ाई में इंडिया में 20 आदमी को पहलगांव में मारा है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.5 मिलियन उसका ऋण दे दिया, मतलब लोन दे दिया है। तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड की बात है। और ये जो बोला है कि हमने वेनेजुएला को टाइट किया है, हमने कोलंबिया को भी टाइट करेंगे, लेकिन एक बात है, ट्रंप ये तो मानना पड़ेगा, जो कोलंबिया एंड वेनेजुएला, इनका मेन फॉरेन एक्सपोर्ट, वेनेजुएला का तो ऑयल है, लेकिन कोलंबिया का मेन ये ड्रग्स है।
हमें पता होगा आपका मेंबर्स को 1994 में एक फुटबॉलर एस्कोबार, तो एंजेलो एस्कोबार, वो 1994 में एक सेम साइड गोल हो गया था वर्ल्ड कप में, और उसमें कोलंबिया हार गया था। तो उसमें जो ड्रग माफिया था उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया था, और कुछ आदमी को 30 इयर्स का कर्नल जेल कुणाल, हुआ था। माना कि कोलंबिया का अगर ड्रग्स को लेकर के कनेक्शन है, सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। आप किसी भी देश पर इस तरह से हमले नहीं कर सकते, किसी भी देश को आप धमकी नहीं दे सकते। अब ये तो वही बात हो गई ना कि आप आर्थिक तौर पर मजबूत है, आप सैन्य तौर पर मजबूत है, आपको हमेशा से उतनी तवज्जो दी गई है, और आपने कहीं ना कहीं, अगर पिछले हम बातों कर ले तो आपने वो जगह अपनी बनाई भी, एक दबदबा अपना बनाया, चाहे वो फंड दे करके दबदबा बनाना हो या सैन्य सहायता दे करके दबदबा बनाना हो। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हो जाता ना कि आज के वक्त में आप कुछ भी करेंगे। अगर लग रहा है कि कोई कंट्री ड्रग्स सप्लाई और इसकी वजह से अमेरिका को नुकसान, तो आप यूएन में जाइए ना, आपका तो दबदबा है, आप तो जो चाहे आप कर सकते हैं। लीगल वे में चीजें क्यों नहीं करते? नहीं, ये जो कोलंबिया का बदनाम है ड्रग माफिया के चक्कर में, ये तो काफी दिन से चल रहा है, ये कोई नया बात नहीं है। और ये चीज कोई भी देश का अधिकार होता है कि आपने हमारे देश में, मतलब अमेरिका को, ये ड्रग से नशाबंदी और ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सहायता करता है। हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इंडिया में, ये जो लिबरेशन के चक्कर में, आजाद कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान जो टेररिस्ट हमें हमारे देश में भेजता है और हमारे आदमी को मारता है, इट इज सिमिलर। मे बी ट्रम्प मे बी थिंकिंग ऑन दैट सिमिलर लाइन, जे आप लोगों ने मेरा देश को खत्म कर रहा है, मेरा देश का आदमी को जो भी है ड्रग में फंसा रहा है, इसके लिए वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क अगेंस्ट यू। मतलब हमें भी आपको अटैक करने का अधिकार है। जिस पॉलिसी में इंडिया अटैक कर रहा है पाकिस्तान को, मतलब तुम हमारे तो देश में इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाजत है कर्नल कुणाल, जिस तरह से मैं आपको समझ पा रही हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाजत है, यूएन इसकी इजाजत देता है कि आपको लग रहा है कि आपके देश पे खतरा है, आप हमला कर सकते हैं, आप वहां के प्रेसिडेंट को, आप अपने वहां के प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं, आप लाके अपने देश में उनके प्रेसिडेंट को उठा नहीं सकते। ये बात तो हम नहीं मालूम है, इसीलिए आपने भी अभी बताया कि रात को 3 बजे यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन ये थोड़ा दादागिरी हो गया है ट्रम्प का। लेकिन ये जो कोलंबिया का बात है, मैंने अभी इंटरनेट में देख रहा था, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है। एग्जैक्टली ट्रम्प बोला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इट साउंड्स गुड। मतलब वो किसी ने पूछा था कि आपने क्या कोलंबिया को भी अटैक करेंगे, उन्होंने कुछ प्लान बताया नहीं, ना ही कोई हमारा पास खबर है जे मिलिट्री इन्वेशन होगा तो मिलिट्री सिम्टम्स मिलता है कि यहाँ पे चाइना मूव कर रहा है, ऐसा कोई नहीं मिला है। जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कर्नल शिवदान जी ये बताइए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि किसी भी वॉर के लिए जो है पहले से डिस्क्लोज चीजें नहीं की जाती हैं कि आप किस पे हमला करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलंबिया के प्रेसिडेंट को ये धमकी दे देना, कोलंबिया को एक चेतावनी दे देना, कैसे आप इसको देखेंगे? और इसी के साथ अब क्योंकि मैक्सिको की तरफ से भी, अर्जेंटीना की तरफ से, ईरान, रूस, चाइना, हर कोई यहां पर अमेरिका का विरोध कर रहा है उनकी इस कार्रवाई पर। तो अब ऐसे में ये माने कि अपने तरफ से जो एक जाल बिछाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की इस हमले के जरिए, कि आप ये भले ही कह दें कि हम तो नार्को टेररिज्म के अगेंस्ट में चीजें कर रहे हैं, हम तो ड्रग्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं, लेकिन असली खेल क्या है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को इस बारे में जानकारी है। तो क्या वो अपने ही जाल में डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर यूएन में इन तमाम देशों ने, खासतौर से चाइना और रशिया ने पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रखा? तो देखिए, ऐसा है, इस प्रकार की इमेज अमेरिका की थी कि विश्व की महाशक्ति था और उसकी एक अलग इमेज थी कि अमेरिका जो है सबका भला चाहता है, मगर वो इमेज अब अमेरिका की खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह के एक्शंस कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप को सेल्फिश दिखा रहा है कि उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, एक राष्ट्रपति अमेरिका का इसमें कोशिश कर रहा है।
उसके अलावा जगह जगह इंटरफियर कर रहा है, ईरान पर बमबारी की इजराइल और ईरान के युद्ध के समय में, जगह जगह अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका की लोकप्रियता है वो खत्म होती चली जा रही है, और जो एक अमेरिका की इमेज थी वो दुनिया में खत्म हो रही है। इस प्रकार से अमेरिका की इमेज का असर उसकी आर्थिक गतिविधि में पड़ेगा, इकोनॉमिक जो उसकी एक्टिविटी है वर्ल्ड में, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इस प्रकार इंडिया ने रूस से अपने ऑयल कनेक्शन को नहीं तोड़ा है और बढ़ाया है। इसी प्रकार से देश जो है अमेरिका से अब हटेंगे और देशों के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप कर रहा है अपने डिक्टेटरशिप से, और ये केवल इसलिए हुआ है जो वेनेजुएला पर हमला, कि हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रही है किसी भी एक्शन के अगेंस्ट में, इस तरह के इलीगल एक्शन के अगेंस्ट में। तो इस प्रकार से अब समय आ गया है कि विश्व के सारे देशों को आवाज उठानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अपील की जानी चाहिए कि अमेरिका के इस एक्शन की निंदा की जानी चाहिए। और यदि प्रेसिडेंट ट्रंप कोलंबिया की ड्रग्स के ऊपर इतना उनको सवाल था, तो अब तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहकर के उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगवाए? जिस प्रकार से इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला था, इसी प्रकार से कोलंबिया को भी किसी लिस्ट में डाला जाना चाहिए था, इससे उसको पता लगता कि विश्व के लोग उसके बारे में जान चुके हैं, उसमें प्रतिबंध लग चुके हैं जी। ये अब तक क्यों नहीं हुआ है? यही वेनेजुएला के साथ क्यों नहीं हुआ है? तो ये सब इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला पे आई थिंक सर प्रतिबंध कई सारे थे, बीच में बातचीत का दौर भी चला था कि चीजें आप प्रतिबंध हटाइए और आपके साथ हम बेहतर रिश्ते करेंगे, जो जानकारी निकल करके वेनेजुएला से सामने आई। लेकिन उसके बाद जो एक छत्र राज्य अमेरिका चाहता था वहां पर बात नहीं बन पाई और फिर यह हमला हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइए इस चीज को। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमला जो है केवल ड्रग्स के लिए नहीं हुआ है। जो वेनेजुएला में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, जिसका सबसे बड़ा ज्यादा भंडार वेनेजुएला में है, और जैसा कि अभी सामने आया है, अमेरिका ने उनकी सारी ऑयल कंपनियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है, और जिस प्रकार से अमेरिका जो है वहां के ऑयल भंडारों पर कब्जा करके अपने को तेल का एक बड़ा भंडार सिद्ध करना चाह रहा है, और इसके द्वारा वो विश्व में अपनी इमेज दोबारा से इस तरह की बनाना चाहता है कि उसके पास ऑयल का भंडार है और जिसको चाहे वो ऑयल दे सकता है, जिसको चाहे ना दे सकता है। तो इस प्रकार से बेसिकली वेनेजुएला के ऑयल पर उसकी नजर है और उसी के कारण ही उसने हमला किया है। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो जिक्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया कि अब हमारे यहाँ की कंपनी वहां पर तेल का जो है ये करने जाएगी, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब ऐसे में हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस खास चर्चा में। संजीव सर, ये क्योंकि तेल का जिक्र हो रहा है और हम जानते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा जो है वेनेजुएला से तेल जो है वो लेता है, और ऐसे में अगर ये कहें कि ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से दे दिया गया, चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना ने भी कहा कि आप हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए, उत्तर कोरिया भी किम जोंग जो है वो सामने आ गया है कि हमारे दोस्त को आप छोड़ दीजिए, रहता आप देखेंगे कि फिर क्या होता है, और हर कोई अब परमाणु संपन्न है। तो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में इस पूरी परिस्थिति को, सिचुएशंस को? सबसे पहले किरण जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा अप्रोच है, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी और बहुत ही भ्रम भी दिखाई देता है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एनर्जी पॉलिसी की बात करूं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में दूसरी बार आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसका कि उन्होंने नाम दिया था ड्रिल बेबी ड्रिल, और उसके पीछे का तर्क ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास स्वयं ही इतने ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जो ड्रिलिंग खुद करेंगे और खुद ही अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको अपना इस्तेमाल करते हुए उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाहर से और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका अपने ऑयल रिजर्व्स को न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा बल्कि पूरे विश्व को भी वो जो है इसको एक्सपोर्ट करेगा और उससे भी बड़ा लाभ उठाएगा। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के प्रति जो नीति दिखाई देती है, जाहिर है कि वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ी मात्रा में उसके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। अमेरिका 5वें नंबर पे आता है
लेकिन ये जो पूरी स्थिति है उसमें अमेरिका फिर से वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर अपना उसकी उसकी कुदृष्टि है, और वो जो है वहां के ऑयल को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और उसको एक्सप्लॉइट करने की प्रक्रिया में उसने वेनेजुएला पर एक तरह से कब्जाई करने का कदम बढ़ा दिया है, राष्ट्रपति को ही वहां से उठा लिया है। और ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सोच है, उसमें कितना भ्रम है, वो भी दिखाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी ड्रिलिंग खुद करेंगे, हमारे पास इनफ ऑयल के रिसोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ आप वेनेजुएला के ऑयल को भी आप लेना चाहते हैं, और दुनिया भर के ऑयल रिजर्व्स पर भी आपकी नजर है। तो ये जो पूरी अमेरिका की एनर्जी पॉलिसीज की भी अगर बात करें तो उसमें भी भ्रम दिखाई देता है, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उसको में कमी लाने का ही ये इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति का देख रहे हैं क्या सर आप? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका चाहे ना चाहे अगले आने वाली जो व्यवस्था है वो मल्टीपोलर ऑर्डर होगा, वो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी। उसमें अगर आप राष्ट्रों को दबाने की कोशिश करेंगे कि भारत, चाइना, रशिया, ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो आगे ना बढ़े, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये राष्ट्र आगे बढ़ेंगे, हम सभी आगे बढ़ेंगे और अपने अपने स्थान को बनाएंगे। पूरे विश्व में आज इमर्जिंग पावर्स लगातार उनका उभार हो रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, और ब्रिक्स में तो अब 10 के राष्ट्र हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी चिंता सताती है कि कहीं कोई डी-डॉलराइजेशन ना हो जाए। लेकिन देखिए, अभी तक जो ब्रिक्स के राष्ट्रों का जो अप्रोच है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक काफी कंस्ट्रक्टिव रहा है। वो जो राष्ट्र हैं वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर के हम कोई कार्य कर रहे हैं। भारत की विशेष रूप से मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि भारत की जो नीतियां हैं, जो मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को स्थापित करने का जो भारत का संकल्प है, वो अमेरिका के विरुद्ध कार्य करने का संकल्प नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत बहुत अच्छे संबंध चाहता है, और ये पिछले 25 वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। शीत युद्ध के समय का अगर भारत अमेरिका का संबंध उठाकर देख लें तो उससे ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए संबंध दिखाई देते हैं। और जाहिर है कि उसका जो आधार भी बहुत गहरा है कि भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। और जाहिर है कि आज की जो भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है इसको हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अंडर द सन कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसके ऊपर भारत और अमेरिका कोलैबोरेट न करते हो। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स भारत और अमेरिका के आते हैं वो कई कई पेजेस के होते हैं, लंबे ज्वाइंट स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि इतने विषय होते हैं कि सभी को लिखने में और सभी के ऊपर अपने विचारों को रखने में और विजन को देने में, पॉलिसीज को देने में। टैरिफ का जो एक बम फोड़ दिया जाता है अभी हाल फिलहाल में भी, अगर मैं ये वेनेजुएला में भी बताऊं तो ये सिचुएशन होते होते में टैरिफ को लेकर के फिर एक बयान आ गया कि भारत को तो हमारी बात मानी होगी। ये प्रेशराइज क्यों करना, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ में है, पूरी दुनिया जो है अमेरिका के खिलाफ चीजें कर रही है, चाहे अलग से एक कहे कि करेंसी बनाने की बात हो, डॉलर के अगेंस्ट चीजें, कि हमारा भी एक अलग ऑप्शन मोनोपोली क्यों हो। तो ट्रंप को ये बार क्यों लगता है कि भाई उसके खिलाफ है सब कुछ? देखिए, ये राष्ट्रपति ट्रंप की सोच है, ये उनकी समस्या है, और जाहिर है कि ये इस तरीके का जो अप्रोच है अब वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत का जो अप्रोच अमेरिका के प्रति बहुत कंस्ट्रक्टिव है। सारे राष्ट्रपति ट्रंप के दबावों के बावजूद भी भारत ने जो संतुलन दिखाया है, जो विवेक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इन सारी स्थितियों को डील किया है, वो अपने आप में एक नजीर है, एक एग्जाम्पल है कि कोई भी राष्ट्र किसी के समक्ष न झुकते हुए भी कैसे इतना संतुलित रह सकता है। तो ये भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में कभी भी झुकने नहीं जा रहा है। किरण जी, देखिए, भारत की चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता, यानी कि अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने का जो विचार है और उसके आधार पर अपने निर्णय लेने का और स्वयं से निर्णय लेने का जो विचार है, वो भारत के नीतियों में इंटीग्रल पार्ट रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और भारत को किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये तो भारत की सरकार डिसाइड करेगी। ये तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी
डिसाइड करेंगे, ये अमेरिका थोड़ी डिसाइड करेगा कि हम कहां से किसके साथ कैसा इंटरेक्शन रखेंगे। तो ये बात भारत ने बहुत स्पष्ट कर दी है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने कुछ की सेक्टर्स के संदर्भ में अमेरिका को बता दिया है कि जो डेयरी का और कृषि का और फिशरीज का जो क्षेत्र है, जो वहां पे बड़े हमारे अपने राष्ट्र के आम लोगों के जो हित हैं उससे जुड़े हुए हैं, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और अगर अमेरिका को भारत के साथ डील चाहिए तो एक विन विन फार्मूले को अमेरिका को भी समझना होगा। जहां विन विन फार्मूला संभव है वहीं पर जी। बातचीत हो सकती है। जो ऐसे क्षेत्र की जहां पर कोई कंप्रोमाइज संभव नहीं है, जाहिर है कि वहां पर कोई बातचीत आगे नहीं हो सकती। ये बात अमेरिका जी, को समझनी बिल्कुल। होगी। कर्नल कुणाल, इस चीज को बताइए, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी है। अगर अभी हम लिस्ट में देख लें, क्योंकि अमेरिका ने तो मुझे लग रहा है कि अपने दुश्मन बहुत ज्यादा बना लिए हैं, आप उनके दुश्मनों की लिस्ट में किन किन देशों को देख रहे हैं और तैयारी उनकी अब क्या हो सकती है? कोलंबिया ने तो कह दिया हमने सीमा पर सेनाओं को तैनात कर दिया है, लेकिन अमेरिका के सामने टिक पाना टफ है। लिस्ट का आप क्या देख रहे हैं? नहीं, अमेरिका का लिस्ट में तो सबसे पहले रशिया है, तो उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है। बिकॉज दीज 3 कंट्रीज आर नॉट, वो अमेरिका की सर, बात तो सुन नहीं रहा है। रशिया के राष्ट्रपति ये को भी उठा सकते हैं क्या, कि इस तरह से ले गए? और नहीं नहीं, राष्ट्रपति उठाने का बात नहीं है, वो तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है, क्योंकि वो काफी वीक मिलिटरीली है। ऐसे नहीं है जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या चाइना का प्रेसिडेंट को उठा ले जाएंगे।